नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस में। बायोलॉजी की आगे की सीरीज को लेकर हम फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें आज के जो चैप्टर में प्रमुख है वो कोशिका और बायोलॉजी की कुछ ब्रांचेस हैं जिनसे बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं। उन्हीं की प्रैक्टिस को हम आगे देखेंगे और उनसे जो भी सवाल आगे पूछे गए हैं उनका हम आगे अध्ययन करेंगे, है ना। तो चलते हैं अपना बिना समय गवाए हुए प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न ही हमारा है, सवाल है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। सीधा सीधा पूछ रहा है कि कोशिका यानी सेल, स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन। तो जैसे कह रहा है होमोलॉजी तो नहीं है, साइटोलॉजी तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाया, साइटोलॉजी। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें और भी हैं, जैसे कह रहा है पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो फलों का। तो हम कहेंगे फल का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी। इकोलॉजी कहें तो पर्यावरण का, यानी पर्यावरण के साथ जंतुओं का क्या संबंध होता है, इकोलॉजी के अंतर्गत इसमें अध्ययन करते हैं। अगला है इंटमोलॉजी। इंटमोलॉजी कीटों का अध्ययन है, इंसेक्ट का। तो इंसेक्ट या कीटों का अध्ययन क्या कहलाया, इंटमोलॉजी। तो ये कुछ सवाल थे, लेकिन चैप्टर ही हमारा क्या है, कोशिका यानी सेल। तो सेल से अगर हम देखेंगे तो सेल के अंतर्गत हम रखते क्या क्या चीजें हैं कोशिका में। तो कोई भी अगर कोशिका है तो कोशिका के मुख्य भाग होते हैं। पहला अगर हम भाग देखें तो जिसे हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म। और दूसरा जो होता है हम बोल सकते हैं कि कोशिका भित्ति, या इसी को बोलते हैं सेल वॉल। फिर प्रोटोप्लाज्म दो भागों में बंटता है। दो भाग प्रोटोप्लाज्म के कौन से हैं, पहला है साइटोप्लाज्म और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इसे बोलते हैं केंद्रक द्रव्य, और ये क्या है, कोशिका द्रव्य। ये संरचना बन के आती है। फिर अगर थोड़ा सा देखें अध्ययन में, हम लोग तो कोशिका में साइटोप्लाज्म के अंतर्गत अगर एक संरचना हम मोटी मोटी अगर बना लेते हैं, या आगे डायग्राम है हम आपको उसी में समझा देंगे। तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत जैसे किसी भी कोशिका की अगर संरचना है तो उसकी बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति। और जस्ट ये कोशिका भित्ति केवल पौधों में पाई जाती है, पौधों में। और इसके नीचे जो होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली। ये प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। तो जंतु कोशिका और पादप यानी प्लांट सेल में बस मुख्य अंतर एक होता है कि इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर जीव द्रव्य में आके अगर हम लोग देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे इसके अंदर अगर केंद्रक है तो केंद्रक को अगर हम साइड में कर लें तो उसके अंदर एक केंद्रिका होगी और डीएनए। तो इसमें क्या होगा, डीएनए, और ये अंदर एक संरचना होगी जिसे हम बोलेंगे केंद्रिका। और साइटोप्लाज्म के अंतर्गत वे सभी चीजें आती हैं, सभी शामिल होती हैं सभी
शामिल होती हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेल ऑर्गन, कोशिकांग। अब कोशिकांग बहुत सारे हैं, जैसे माइट्रोकांड्रिया है, लाइसोसोम है, सेंट्रियोसोम्स हैं, उसके साथ साथ गोल्जी काय है, फिर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईपीआर है, ये चीजें। और साथ साथ जो हम भोजन करते हैं, भोजन जैसे ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, ग्लिसरॉल है, अन्य। इसके साथ साथ अगर देखेंगे जैसे हार्मोन्स है, एंजाइम है, आदि चीजें शामिल होती हैं। तो ये कोशिका की एक पूर्ण संरचना है, जिसमें हम देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें शामिल होती हैं, है ना। तो एक डायग्राम है, उससे अगर हम समझते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। जैसे डायग्राम ये रहा, जिसमें ये एक एक संरचना को अगर हम देखते जाएं तो ये हमारी क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, यानी कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। ये लाइसोसोम है, जिसकी संरचना ये बनी हुई है। न्यूक्लियस यानी बीच वाला भाग है, इसे न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसके अंदर ये जो छोटा सा भाग है, इसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं, केंद्रिका। और इसी में जो संरचना पड़ी होती है, उसी को हम बोलते हैं डीएनए, यानी डीएनए जो अनुवांशिकी पदार्थ होता है। उसके साथ साथ इसके चारों तरफ न्यूक्लियक मेम्ब्रेन पाई जाती है, रिक्तिका यानी वैक्यूल्स बोलते हैं। उसके साथ माइट्रोकांड्रिया, जिसे कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा ग्रह भी बोलते हैं। उसके साथ साथ गोल्जी काय, राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेता है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वसा के पाचन में सहायक है, ऐसा हम याद रखते हैं। फिर उसके साथ जो रफ होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन के पाचन में सहयोगी है। यानी हम कह सकते हैं कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती ही इसीलिए है कि जैसे रेटिकुलम है, उसके ऊपर संरचना में ऐसे राइबोसोम्स लगे होते हैं, इसलिए ये रेटिकुलम कैसी दिखती है, रफ टाइप में। इसलिए रफ टाइप में दिखने के कारण ये प्रोटीन का पाचन करती है, और राइबोसोम भी प्रोटीन का पाचन करते हैं। और जहां पर इंडोप्लाज्मिक स्मूथ होगी यानी चिकनी होगी, वो जो भाग होगा वो किसका पाचन करेगा, वसा का। और जहां पर वैसे होगा, वो किसका भाग, रफ का, वो प्रोटीन का पाचन करेगा। फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म होता है, यानी इसके अंदर जो द्रव भरा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम, हार्मोन्स और जो आप भोजन खाए हुए हैं वो सब इसके अंदर भरा होता है। तो ये एक संरचना होती है। इसी में अन्य भी चीजें पाई जाती हैं, जैसे सेंट्रियोसोम्स है, ये कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजन में सहायक है। ऐसे ही हरित लवक भी होते हैं, जैसे ये एनिमल सेल है तो इसमें इतना हरित लवक और वो सब नहीं दिखाई देंगे आपको, लेकिन जब प्लांट सेल की बात करेंगे तो प्लांट सेल की प्रमुख विशेषता ही होती है कि इसके चारों तरफ हम क्या पाते हैं, सेल वॉल पाते हैं। ये एक विशेष अंतर होता है जंतु सेल और एनिमल यानी हम बोल सकते हैं और प्लांट सेल के अंतर्गत। ये दो अंतर आपको याद रखने हैं। पहला अंतर याद रखना है कि जंतु और प्लांट सेल में एक तो सेल वॉल होगी, और दूसरा अंतर याद रखना है कि हरित लवक पाए जाते हैं, यानी क्लोरोफिल पाई जाती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि हरित लवक, ये कई पेपरों में पूछा गया है कि अंतर के रूप में कि सेल वॉल और हरित लवक ये मुख्य विशेषता होती है प्लांट सेल की, प्लांट सेल की। और दोनों में और भी अंतर है, जैसे एनिमल सेल छोटी होगी, प्लांट सेल बड़ी होती है। प्लांट सेल कठोर होगी, मजबूत होगी, क्योंकि उसके चारों तरफ सेलुलोज की सेल वॉल पाई जाएगी। और एनिमल सेल में
सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है जिससे उसमें फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, तो वो इतना कठोर नहीं होती। तो ये मुख्य मुख्य अंतर होते हैं इन दोनों में। तो ऐसा है ना। अब कुछ प्रश्नों के साथ में हम सॉल्व करते हैं। जैसे पूछ रहा है निम्न में से असंगत को छांटना है, यानी सीधा सीधा पूछ रहा है निम्न में से असंगत को छांटना है, सीधा करा। कोशिका की खोज के बारे में पूछ रहा है, क्या अल्टमान ने किया? तो कोशिका की खोज तो अल्टमान ने नहीं की, तो यानी असंगत तो हमें यहीं से मिल गया। आंसर कौन सा हुआ इसका? ए। लेकिन केंद्रक की खोज क्या रॉबर्ट ब्राउन ने की? तो हम कहेंगे हाँ, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका सिद्धांत स्लाइडे और स्वान, ये दो वैज्ञानिक थे और इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया। कोशिका सिद्धांत था क्या? कोशिका सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो एक कोशिका है उसका जन्म दूसरी कोशिका से ही होता है। दूसरा, कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और अनुवांशिकी इकाई है। तो ऐसे करके इन्होंने उसके बारे में बताया। दूसरा है जीवित कोशिका की खोज किसने की? लिवेनहॉक ने। लेकिन अगर कोशिका की खोज बोलता है तो किसने किया है? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट हुक ने। तो अगर आपसे पूछता है कि कोशिका की खोज किसने की, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक ने। लेकिन वो कोशिका थी कैसी? वो मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी? मृत कोशिका। फिर बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लिवेनहॉक। लिवेनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। तो आपको सवाल करते समय ध्यान रखना है कि वो सवाल में पूछना क्या चाह रहा है। तो जीवित कोशिका की खोज क्या है? तो लिवेनहॉक बताना। मृत कोशिका की खोज क्या है? तो रॉबर्ट हुक ने की। तो ये मुख्य इसमें से कुछ सवाल आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, कह रहा है नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए पाया जाता है? अभी हम लोग सेल बनाए, सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है और इसके चारों तरफ कुंडली नुमा संरचना में डीएनए पाया जाता है। तो एक तो डीएनए यहां पाया गया, दूसरा पूछ रहा है कि डीएनए को अगर छोड़ दिया जाए तो कहां मिलेगा? तो डीएनए के बाद में, यानी हम बोले कि कोशिका में डीएनए केंद्रक में मिलेगा और उसके साथ साथ में माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए मिलेगा। एक और है अंग जहां पर डीएनए पाया जाएगा, वो है हरित लवक, क्लोरोफिल। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे कि केंद्रक के सिवाय डीएनए कहाँ मिलेगा? हमें माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा और हरित लवक में मिलेगा। तारक काय में डीएनए नहीं पाया जाता, लाइसोसोम में भी डीएनए नहीं होता और गल्जी काय में भी डीएनए नहीं होता। ये कोशिकांग होते हैं, सेल ऑर्गन्स। तो ऐसे करके हम यहाँ याद रखते हैं। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। अगला है हमारा, मानव में सबसे लंबी कोशिका क्या है? मानव में सबसे लंबी कोशिका, और ये कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो इसका तो आंसर देखो, तंत्रिका कोशिका, यानी ऑप्शन तो हम पता कर लिए कि ए है। फिर उसके बाद में अगर यहीं से सवाल बने कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो हम कहेंगे माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यह सबसे छोटी कोशिका है। दूसरा अगर कहे सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, तो हम कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। तो हम सीधा सीधा कहेंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। यानी जो इग होते हैं या अंडे होते हैं वो भी क्या होते हैं? सेल होती है, यानी कोशिका। बाद में उस सेल का विभाजन होता है और विभाजन होकर वह एक बॉडी या शरीर में परिवर्तित होती है। तो ऐसे करके हम यहाँ याद रखते हैं। फिर अगला देखो, एक ऑप्शन और बता रहा है स्टेम सेल। स्टेम सेल क्या होती है? ये विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जब कोई भी कोशिका नए अंग का निर्माण करती है तो उसमें स्टेम सेल की भूमिका प्रमुख होती है और स्टेम सेल के द्वारा ही किसी भी जीव के किसी भी अंग का निर्माण किया जा सकता है। जैसे जब हम लोग बचपन में होते हैं तो एक एम्ब्रियो बनता है, वह एम्ब्रियो भी हमारा क्या है? स्टेम सेल है या स्तंभ कोशिका है। तो आप ऐसे करके इसमें से याद रखते हैं। अच्छा, यहीं पे एक सवाल और बनता है, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी, फिर कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका। अभी मानव नहीं लगाया, तो सबसे लंबी कोशिका भी कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी नर्वस सेल।
फिर उसके साथ साथ अगर मानव में लगाता है कि मानव में सबसे बड़ी कोशिका, तो हम बोलेंगे ओव्यूल होते हैं, है ना, अंडाणु। और अगर सबसे छोटी कोशिका कहता है मानव में, मानव की बात हो रही है यहां पर, पूरी की नहीं, मानव में सबसे छोटी कोशिका, तो हम बोलेंगे शुक्राणु, स्पर्म। और मानव में ही कहे अगर सबसे लंबी कोशिका, तो हमारा यही सवाल ही था, कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। तो हमें यहां से ये पता चला कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा या इग। फिर छोटी कोशिका कहेगा तो माइकोप्लाज्मा है। फिर अगर वैसे ही कहेगा कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो हम मान लेंगे तंत्रिका कोशिका। यानी हम कह सकते हैं मानव में सबसे लंबी या फिर ओवरऑल सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तंत्रिका कोशिका। लेकिन मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु या ओव्यूल होता है और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म या शुक्राणु होता है। तो यहां से ये कुछ सवाल थे। अगला है नेक्स्ट सवाल, कह रहा है साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, यानी हमें बताना है गुणसूत्र। तो साधारणतः मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46। अगर जोड़े में देखें तो कितने होते हैं, 23 जोड़े। कितने होंगे, 23 जोड़े। अब इनका भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। गुणसूत्र की जो खोज किए थे उनका नाम था वाल्डेयर। इन्होंने गुणसूत्र को खोजा था। लेकिन गुणसूत्र पहले वैसे नहीं थे, यानी जब कोशिका हम लोग बनाते हैं और केंद्रक बनाते हैं, तो उस केंद्रक के अंदर एक संरचना पड़ी होती है जिसे क्रोमोनिमेटा बोला जाता है, और यही क्रोमोनिमेटा क्रोमोसोम कहलाता है। और जब कोशिका का विभाजन होता है तो यही क्रोमोसोम किस में बदल जाते हैं, गुणसूत्र में। और गुणसूत्र अगर हर एक जीव में देखोगे तो गुणसूत्र अलग अलग होते हैं। तो मानव में कितने होते हैं, 23 जोड़े। अच्छा, ये 23 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं इनकी अपनी अपनी संरचना है। 22 जो जोड़े होते हैं वो तो शरीर का या शरीर की संरचना बनाते हैं, और जो 23वां जोड़ा होता है वो लिंग का निर्धारण करता है। यानी जो बच्चा होगा होने वाला वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, 23वां जोड़ा मानव का। और 22 जोड़े ये डिसाइड करेंगे कि संरचना कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, शरीर कैसा होगा, रंग कैसा होगा, ये सारी चीजें कौन डिसाइड करेगा, ये 22 जोड़े मिलकर डिसाइड करते हैं। और 23वां जोड़ा क्या डिसाइड करता है, लिंग गुणसूत्र। तो वैसे करके हम लोग बोलते हैं 22 जो गुणसूत्र होते हैं वो एक्स एक्स के फॉर्म में होते हैं, लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है वो एक्स और वाई के फॉर्म में होता है। और वाई ही क्या होता है, मेल होता है या फिर पुरुष होता है। यानी हम ऐसे करके यहाँ से देख सकते हैं। तो साधारणतः मानव में गुणसूत्रों की संख्या पूछे तो अगर गिनती में देखेंगे तो 46 होते हैं और जोड़ों में 43 जोड़े होते हैं। तो अगले सवाल पे हम लोग चलते हैं। मुख्यतः इसमें भी हमें असंगत को पहचानना है और कौन सा असंगत है। जैसे कह रहा है लाइसोसोम को क्या आत्महत्या के थैले कहा जाता है, तो हमने कहा हाँ, लाइसोसोम को आत्महत्या के थैले कहा जाता है। माइट्रोकांड्रिया को ऊर्जाग्रह कहा जाता है, तो माइट्रोकांड्रिया को ऊर्जाग्रह बोला जाता है क्योंकि कोशिका का पावर हाउस ही क्या होती है, माइट्रोकांड्रिया होती है। और गाल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहा जाता है या ट्रैफिक कंट्रोलर भी बोला जाता है। तो यातायात को हम, यानी गाल्जी काय को हम बोल सकते हैं कि यातायात। फिर हरित लवक जो होता है ये ऊर्जा के सिक्के होते हैं, तो नहीं, ये पौधों में पाए जाते हैं, पहली विशेषता इनकी है। दूसरा, हरित लवक में भोजन बनता है पौधों का, यानी जो सूर्य का प्रकाश है उससे ये लोग ऊष्मा लेते हैं और उस ऊष्मा से हरित लवक में भोजन बनाते हैं। इसलिए पौधों के लिए ये रसोई घर का कार्य करता है। इसलिए पौधों का रसोई घर किसे बोलते हैं, हरित लवक को। ऊर्जा के सिक्के तो एटीपी को कहा जाता है, एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो ऊर्जा का सिक्का होता है। तो ऐसे आप याद रखते हैं कि ऊर्जा के सिक्के क्या कहलाते हैं, एटीपी। तो ये कुछ कुछ इनके नाम दिए गए हैं और ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं कि ये किन रूप में जाने जाते हैं। अगला है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस तरह अलग है।
हमने आपको पहले ही बताया कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका आपस में पृथक कैसी हैं या अलग कैसे हैं, डिफरेंस उनमें क्या क्या है। तो पहला अंतर हमने आपको बताया कि उनमें क्या पाई जाएगी, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और दूसरा मुख्य अंतर होता है कि पौधों में हरित लवक पाया जाता है। ये दो चीजें मुख्य विशेषता के रूप में हम लोग याद रखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में प्रमुख अंतर है। तो देख लेते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। जीव द्रव्य की उपस्थिति प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। कोशिका यानी कोशिका का केंद्रक यानी न्यूक्लियोलस प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। लेकिन जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल किस में पाई जाती है, प्लांट में। ये एक प्रमुख आपका कई बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। अगला है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, यानी जब हम कोशिका बनाते हैं तो कोशिका की जो पहली संरचना होती है प्लांट सेल में वो होती है आपकी कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और जस्ट इसके नीचे जो संरचना पाई जाती है उसे हम बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है, एक तो वो लिपिड की बनी होगी और दूसरा प्रोटीन की बनी होती है। तो ये दो चीजें इसमें याद रखते हैं, यानी ए और बी दोनों। इसका ऑप्शन कौन सा है, डी वाला। तो ऐसे करके हम याद रखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किससे होता है, लिपिड और प्रोटीन से। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और ये कई बार सवाल पूछा हुआ है कि लसिका कोशिकाएं किस अंग में बनती हैं। तो हमेशा याद रखना कि तिल्ली जो होता है जिसे हम प्लीहा बोलते हैं, प्लीहा, इसी में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। और अन्य है जैसे अस्थि मज्जा में ब्लड बनता है, बोन मैरो जिसे बोलते हैं, बोन मैरो में रक्त बनता है। अब अगर व्हाइट बोन मैरो है तो व्हाइट यानी डब्ल्यूबीसी का निर्माण करेगा, और अगर रेड बोन मैरो है तो आरबीसी का निर्माण करता है। तो यहां से हम याद रखते हैं, इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, डी वाला। नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। प्रोटीन संश्लेषण होता है, तो पूछा गया है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्यकर्ता कौन है। तो कह रहा है ईपीआर या राइबोसोम। तो ईपीआर मतलब है इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी हिंदी में बोले तो अंतः प्रद्रव्यकी जालिका। ये दो तरह की होती है, एक चिकनी होती है और दूसरी खुरदरी होती है, खुरदरी। अगर चिकनी वाली इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो वो वसा का पाचन करती है, और अगर खुरदरी वाली इंडोप्लाज्मिक है तो वो प्रोटीन का पाचन करती है। तो ये मुख्य इसकी विशेषता होती है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी किस वाली पे, खुरदरी वाली पे। तो खुरदरी होती क्यों है, तो हम कहेंगे खुरदरी वाली पे राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम को ही प्रोटीन संश्लेषण का भंडारण गृह या फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो ऐसे याद रखेंगे। अगला है, निम्न में असंगत को छांटना है, और पूछ रहा है कि लाइसोसोम की जो खोज है वो डी डुबे साहब ने की थी। तो हम बोलेंगे हाँ, डी डुबे ने इनकी खोज की थी। फिर तारक काय की खोज बोलेंगे तो बोरवरी ने की थी। तो ये भी सही है, बोरवरी ने की थी। लेकिन गाल्जी काय की खोज देखेंगे तो बोल रहा है कैमिनो गाल्जी। तो हम बोलेंगे गाल्जी काय की खोज भी किसने की थी, कैमिनो गाल्जी ने। राइबोसोम की अगर खोज देखें तो कह रहा है पेलर्डे ने की थी। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो यानी हमें ऑप्शन कौन सा गलत मिला, डी वाला। तो वैसे करके हम इसमें आंसर डी वाला याद रखेंगे। अगला है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है। यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, नाम से ही देखो पता चल रहा है कि प्रो का मतलब होता है प्रारंभिक, यानी ऐसी कोशिकाएं जिनका बनना अभी प्रारंभ हुआ है या शुरू हुआ है। और यूकैरियोटिक का मतलब हुआ, यूकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब हुआ जो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी हैं, यानी कोशिकाओं का विकास हो चुका है, कोशिका विकसित हो चुकी है या पूर्ण हो चुकी है, बन चुकी है। तो वैसी कोशिकाएं जिनका अभी विकास शुरू हुआ है, प्रारंभिक अवस्था में है,
वो प्रोकैरियोटिक होती है, और ये कोशिकाएं एक कोशिकीय होती हैं। यानी हम कह सकते हैं जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं वो कितनी कोशिकाओं के होते हैं, केवल यूनिसेल्युलर या एक कोशिकीय। और इनमें भी जैसे एग्जांपल में देखें, जैसे वायरस हुआ यानी विषाणु, जैसे जीवाणु, जैसे माइकोप्लाज्मा, ये ऐसे कुछ उदाहरण हैं जो अभी प्रारंभिक अवस्था पर हैं और अपना पूरा जीवन काल एक ही कोशिका में खत्म कर देते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं दो भागों में बढ़ जाती हैं और ये एक पूर्ण विकसित कोशिकाएं होती हैं, जैसे जंतुओं की कोशिका यानी एनिमल, और दूसरा होते हैं पौधों की कोशिकाएं, पौधों की कोशिकाएं जैसे प्लांट सेल। अब जंतु में भी एक कोशिकीय जंतु भी होंगे, और बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय के अंतर्गत जैसे अमीबा, पैरामीशियम। बहुकोशिका जैसे आपका मानव है व अन्य, इसमें बहुत सारे आते हैं। तो वैसे अमीबा और पैरामीशियम यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं क्योंकि इनकी पूरी कोशिका विकसित हो चुकी हैं, और इधर वाली जो होती हैं प्रोकैरियोटिक, इनकी कोशिका विकसित नहीं होती। प्लांट में पौधों की कोशिकाएं आती हैं यानी प्लांट सेल आते हैं सारे। तो ऐसे करके हम यहाँ पर याद रखते हैं मुख्य रूप से। तो इसका आंसर जैसे हम लोग देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में समानता है। तो कैसे कैसे समानता है, तो हम देखेंगे क्या दोनों का आकार समान होगा, यानी आकार में देखेंगे तो समानता में आकार में समान नहीं होती, यानी देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होंगी, छोटी, और यूकैरियोटिक कोशिकाएं क्या होती हैं, बड़ी। तो अंतर हो गया। लाइसोसोम में क्या समानता होती है, तो जब प्रोकैरियोटिक में देखेंगे जब विकसित ही नहीं हुई तो लाइसोसोम भी नहीं बनता, लेकिन यूकैरियोटिक में लाइसोसोम बन जाता है। केंद्रक देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक होता है और वो भी पूर्ण विकसित केंद्रक होता है। लेकिन राइबोसोम की बात करेंगे तो राइबोसोम यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है और प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, तो हम कहेंगे इसमें समानता है। लेकिन जब राइबोसोम की संरचना को देखेंगे तो एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो अगर आपसे कहे कि 80S राइबोसोम किसमें पाया जाएगा, तो हम कहेंगे यूकैरियोटिक कोशिका में, और कहेगा 70S राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा, तो प्रोकैरियोटिक, लेकिन पाया जाता है राइबोसोम। तो यहाँ पर समानता है, तो ऑप्शन क्या हुआ, ए। नेक्स्ट सवाल है, जनन कोशिकाओं में होता है, यानी कोशिका विभाजन की बात कर रहा है। कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन कोशिका का एक कोशिका से दो बनना कोशिका विभाजन कहलाता है। जैसे हम देखेंगे कोशिका विभाजन में एक तो असूत्री होता है या दूसरा बोल सकते हैं समसूत्री। इन दोनों विभाजन से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, संख्या में वृद्धि होती है। लेकिन दूसरा होता है अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। यह केवल जनन कोशिकाओं में होता है, यानी लैंगिक कोशिकाओं में। तो हम कहेंगे जनन कोशिकाओं में कैसा होता है, अर्धसूत्री। इसमें एक सवाल पूछा जाता है कि जब जनन कोशिकाएं में विभाजन होता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है तो एक कोशिका से कितने कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो हम कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन से एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये याद रखते हैं। और जब समसूत्री या असूत्री विभाजन होता है तो इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये विशेष तौर से आप लोग याद रखेंगे कि अर्धसूत्री में 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है और समसूत्री में 2। इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, गुणसूत्रों की संख्या आधी।
और इसमें गुणसूत्रों की संख्या वैसी ही रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता, ये याद रखेंगे इसमें, है ना। तो ये आपका इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट कोशिका में चलते हैं हम। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? अगर किसी भी जीव में कोई विविधता आ रही है तो उसका मुख्य कारण क्या होता है? तो जैसे हम लोग जब जैव विकास का प्रक्रम पढ़ेंगे कभी उसी चैप्टर में या उसके सवाल को लेके आएंगे तो उसमें डार्विनवाद आता है और लैमार्कवाद आता है, और विकास के सिद्धांतों को उन्होंने अच्छे से उसे बताया हुआ है। लेकिन उसी में एक वैज्ञानिक आते हैं जो उत्परिवर्तनवाद को लेके आते हैं। तो अगर अत्यधिक जीव विविधता आ रही है तो किससे आएगी? यानी हम बोलेंगे उत्परिवर्तन से, यानी म्यूटेशन से। और इसे जो लेके आए थे उनका नाम था ह्यूगो डे ब्रिज। तो ये याद रखते हैं कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसका है? ह्यूगो डे ब्रिज का है। और जब जीवों में अत्यधिक विविधता आती है तो वो भी किसके कारण आता है? उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है डीएनए की खोज किसने की थी? और ये सवाल कई बार पूछा हुआ है और थोड़ा सा इसमें हर बार गलत हो जाता है। तो डीएनए की खोज के लिए अगर देखेंगे तो फ्रेडरिक मिसर साहब थे, यानी हम बोल सकते हैं फ्रेडरिक मिसर साहब, इन्होंने क्या किया था? डीएनए की खोज की। लेकिन वही एक वैज्ञानिक और निकल के आते हैं जिनका नाम है वॉटसन एंड क्रिक। और यह सवाल पूछा है वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए पर क्या कार्य किया? तो हम बोलेंगे डबल स्टैंडर्ड मॉडल या द्विकुंडलीय संरचना। द्विकुंडलीय संरचना को किसने बताया? यानी डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, जैसे हम लोग जब डीएनए बनाते हैं तो ऐसे करके बनाते हैं। तो ये जो इसके दो खंड हैं ये किसने बताए? ये वॉटसन एंड क्रिक ने बताए। लेकिन डीएनए को खोजा किसने था? फ्रेडरिक मिसर साहब ने खोजा था। और फिर देखेंगे डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो सूचना का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। तो ये चीजें आप याद रखेंगे। फिर अगला ऑप्शन है, कह रहा है हैंस क्रेप्स। हैंस क्रेप्स साहब ने हैंस क्रेप्स साइकिल, यानी हम बोल सकते हैं क्रेप्स चक्र की खोज की। जब हमारा भोजन हम खाते हैं तो वो सीधा ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर कोशिकाओं में जाता है, तो कोशिकाओं में इसका पाचन शुरू होता है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है। और ग्लाइकोलिसिस के बाद में पायरुविक एसिड बनता है। वही पायरुविक एसिड क्रेब्स चक्र के द्वारा ऊर्जा बनाता है। तो हम याद रखेंगे हैंस क्रेब्स साहब क्रेब्स चक्र से संबंधित थे। और वाल्डेयर किससे संबंधित थे? तो गुणसूत्रों की खोज किसने की थी? तो वॉल्डेयर साहब ने। तो गुणसूत्रों की खोज हम देखेंगे तो वॉल्डेयर ने। अगला है ना। तो ये 15 क्वेश्चन थे आपकी कोशिका से जो विभिन्न परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं बार बार। और इन्हीं 15 क्वेश्चनों को आप बार बार थोड़ा सा रिपीट करके कई बार देखिएगा तो आपको अपने आप ही लग जाएगा कि आपसे कोशिका से संबंधित जो प्रश्न है वो आपसे अपने आप बनने लगेंगे। तो इनको याद करना पड़ेगा कुछ, है ना। तो अगला है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो उनमें हम किनका किनका अध्ययन करते हैं? जैसे जूलॉजी के अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, या सीधा बोलते हैं जूलॉजी के अंतर्गत जंतु का अध्ययन, या हम बोलेंगे एनिमल का अध्ययन करते हैं। और फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु साहब थे। फिर बॉटनी में देखेंगे तो पौधों का, यानी हम कहेंगे बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं? पौधों से संबंधित अध्ययन। फिर अगला है पेलियोबॉटनी। इसके अंतर्गत हम जीवाश्म, वो भी किसका? पौधों का, इनका अध्ययन करते हैं हम पेलियोबॉटनी के अंतर्गत। और अगर जीवाश्म अगर जंतु का है तो अगर उसका अध्ययन करते हैं तो उसे बोलते हैं पेलियोबायोलॉजी। तो अगर जीवों के जीवाश्म का अध्ययन किए या जंतुओं के जीवाश्म का अध्ययन किए तो पेलियोबायोलॉजी। अगर पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन किए तो पेलियोबॉटनी कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। और इसमें पर्यावरण का मानव
या आवास के रूप में हम अध्ययन करते हैं। जेनेटिक में हम किसका अध्ययन करते हैं? अनुवांशिकी पदार्थों का। अनुवांशिकी पदार्थों का यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या परिवर्तन हो रहे हैं उनका अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो जैसे इसमें पूछ भी लिया जाता है जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, तो हम बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, GS या ग्रेगर जॉन मेंडल, आप ऐसे याद रखना। इकोलॉजी को अगर देखेंगे तो इकोलॉजी के फादर कौन है? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल। बॉटनी के देखेंगे तो थियोफेस्टस, और जूलॉजी के देखेंगे तो कौन है? अरस्तु। तो यहाँ से कुछ फादर भी हैं, उनको अपना याद रखिएगा। फिर पेडोलॉजी के अंतर्गत हम बोलते हैं किसका अध्ययन करते हैं? मृदा का। मृदा का निर्माण क्या है, मृदा का वर्गीकरण क्या है, इन सब का अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। फिर जेरेंटोलॉजी कह रहा है, जेरेंटोलॉजी वृद्धों का अध्ययन है ना, जो वृद्ध हो चुके हैं, तो वृद्धों का अध्ययन हम बोल सकते हैं वृद्ध का अध्ययन। तो ऐसे करके अपना याद रखते हैं। फिर मायोलॉजी क्या होता है? तो मांसपेशियों का अध्ययन। मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी कहलाता है। फिर एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या होता है? हम कहेंगे परागकण का अध्ययन। एंथोलॉजी किसे बोलते हैं? परागकण, पोलन, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ओंकोलॉजी क्या है? कैंसर का अध्ययन। तो ये कुछ शाखाएं हैं, जैसे जूलॉजी में जंतुओं का, बॉटनी में पौधों का, पेलियोबॉटनी में जीवाश्म पौधों का, पेलियोबायोलॉजी में जीवाश्म जंतुओं का, इकोलॉजी में पर्यावरण के साथ मानव या उसके आवास का अध्ययन है, जेनेटिक्स में अनुवांशिकी का, पेडोलॉजी में मृदा का, जेरेंटोलॉजी में वृद्ध या जो बूढ़े हो चुके हैं वृद्ध लोगों का अध्ययन है, मायोलॉजी में मांसपेशियों का अध्ययन है, एंथोलॉजी में हम कहेंगे एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? परागकणों का, है ना। यहाँ से थोड़ा सा हमें लगता है इधर हो गया, जस्ट एक मिनट, है ना, यहाँ से देख लेते हैं हम लोग फिर से। एंथोलॉजी किसका अध्ययन है? तो बोलेंगे परागकण का, परागकण। अच्छा ये एक छूट गया था, एग्रोस्टोलॉजी। एग्रोस्टोलॉजी का अध्ययन है घास का। तो अगर घास का अध्ययन करेंगे तो एग्रोस्टोलॉजी, पराग का अध्ययन एंथोलॉजी, और ओंकोलॉजी तो कैंसर का ही है। तो हम कह सकते हैं कि ओंकोलॉजी किसका है? कैंसर का, एग्रोस्टोलॉजी घास कुल का, और एंथोलॉजी परागकण का, है ना। अगले कुछ और भी हैं, उस पर भी चलते हैं हम लोग। अगला कह रहा है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में देखेंगे तो अस्थियों का अध्ययन, अस्थि यानी हड्डी, अगर अपनी भाषा में देखें तो हड्डियों का अध्ययन। हेमेटोलॉजी रक्त का अध्ययन। फिर ऑर्निथोलॉजी बोल सकते हैं पक्षियों का अध्ययन या पक्षी का अध्ययन। अब कुछ कल्चर हैं जो आपके परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, जैसे एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन है। एपीकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन। एवीकल्चर क्या है? पक्षियों या पक्षी को अगर पालते हैं, इसमें पक्षी का अध्ययन करते हैं, और इसमें पक्षी को पालते हैं या पालन है। फिर अगला है एक्वाकल्चर, यानी जलीय जीवों का अध्ययन, जलीय जीवों का पालन। फिर एल्गा कल्चर, या इसी को बोलते हैं एल्गोलॉजी भी बोल देते हैं कभी कभी। तो एल्गा कल्चर क्या है? शैवालों का, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाया? एल्गा कल्चर। या शैवालों का, या शैवालों की खेती हुई होती है, हम बोल सकते हैं शैवालों की खेती भी क्या कहलाई? एल्गी कल्चर। पिसीकल्चर मत्स्य
या मत्स्य पालन लिख लेते हैं, मत्स्य पालन या मछली पालन किसके अंतर्गत करते हैं, पिसीकल्चर। सेरीकल्चर क्या होता है, रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन। रेशम कीट पालन क्या कहलाया, पिसीकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या है, फूलों की खेती, फूलों की खेती क्या कहलाई हमारी, फ्लोरिकल्चर। तो ऐसे करके हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ऑस्टियोलॉजी क्या है, हड्डियों का अध्ययन है। फिर हेमेटोलॉजी क्या है, रक्त का अध्ययन है। और एथोलॉजी क्या है, पक्षियों का अध्ययन है। फिर जहां जहां कल्चर लगा है, कल्चर का मतलब होता है खेती या फिर उसका पालन करना। तो हम बोल सकते हैं जैसे ईपी कल्चर, ईपी मतलब मधुमक्खी का सिम, और कल्चर का मतलब उसका पालन करना। मधुमक्खियों का पालन किस लिए किया जाता है, कि हमें शहद मिल सके, शहद के लिए। फिर एविकल्चर मतलब पक्षियों का पालन हो सकता है। फिर एक्वाकल्चर जलीय जीवों का पालन हो सकता है। उसके साथ साथ आप देखोगे कि एल्गो कल्चर क्या होता है, शैवालों की खेती होती है। फिर पिसीकल्चर क्या होता है, मत्स्य पालन होता है। सेरीकल्चर क्या है, रेशम कीट पालन है। और फ्लोरिकल्चर फलों की फूलों की खेती है। तो ऐसे करके हम याद रखते हैं। यहाँ से एक सवाल है, आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा कि ऐसे कौन से शैवाल है जिसका जो जर्मिनेशन है वो जब कोई व्यक्ति स्पेस में जाता है तो वहां पर उसकी खेती करता है। वो उस शैवाल का नाम आपको कमेंट में लिखना है। और उन्हीं का यानी जो अंतरिक्ष में जाने वाले व्यक्ति होते हैं उनका वो एक प्रमुख भोजन भी होता है। तो आप हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। अगला है ओलरी कल्चर। ओलरी कल्चर, कल्चर किसका अध्ययन है ना, सब्जियों का, सब्जी की खेती क्या कहलाई हमारा, ओलरी कल्चर। पोमोलॉजी फलों की खेती। फिर वर्मी कल्चर यानी केचुआ पालन, केचुआ पालन क्या है, वर्मी कल्चर। विटीकल्चर आपसे कई बार पूछा है ना, बढ़िया से कई स्टार बना लेना इस पे। अब जब भी पढ़ोगे तो ये सवाल कई बार आपको मिलेगा कि विटीकल्चर क्या है, अंगूर की खेती। अंगूर की खेती क्या कहलाता है, विटीकल्चर। और अगला है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब होता है जल, और पोनिक्स का मतलब कृषि से ही लिया जाता है। तो जल में अगर खेती करते हैं तो इसे बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। तो ऐसे करके हमारे कुछ सवालों को, जैसे हम देखें कि जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाएं थी, उनमें किसका अध्ययन किया जाता है हमने देखा। और कोशिका में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो आए हुए प्रश्न थे उनका भी हमने अध्ययन किया। तो इन सब सवालों को एक बार आप खुद अपने आप से लगाएंगे और देखेंगे, है ना। अब अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करिए, कमेंट करिए नीचे, और शेयर भी करिए, है ना। धन्यवाद आप सबका।